हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे उच्च कल्प वंश को और जानेंगे कि हम इसका किस प्रकार से जो शॉर्ट नोट्स है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी टॉपिक रहे उसकी सबसे पहले फ्रेमिंग करना है। तो आप वंश की फ्रेमिंग किस प्रकार से कर सकते हो, सबसे पहले आप बताओगे संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ थी, क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ पर था, प्रमुख जो शासक हैं वो कौन रहे हैं। केवल हमें प्रमुख शासक बताना है, और अगर वो थोड़ा सा ही प्रमुख है, ज़्यादा उसकी उपलब्धियां नहीं हैं तो वो 2 मार्कर के हिसाब से काम का रहेगा। और अगर उसकी कुछ ज़्यादा उपलब्धियां है या फेमस शासक है तो वो आपके 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस प्रकार से सोचना रहता है। तो इसी कारण कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप उसकी फ्रेमिंग कर लोगे। उसके बाद में उसके कार्य कौन कौन से हैं, जो प्रमुख कार्य हैं उन शासक के, और जानकारी के स्रोत, बाकी और सामाजिक आर्थिक टाइप की विशेषता रहती है वो भी हम देखेंगे। अब आप एक चीज़ और करोगे, जो वंश है, जैसे मध्य प्रदेश में वो वंश जहाँ भी फैला है तो आपको क्या करना है, उसका मैप भी बनाना है। चाहे प्रमुख शासक पूछे, चाहे आपसे कोई सा वंश पूछे, अब जब एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिखोगे तो आपको उसका मध्य प्रदेश में क्षेत्र भी बताना है कि इसका क्षेत्र कहाँ था, मैप बना के। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में आपको फिर हाईलाइट करना है चीज़ों को, और फिर उसके बाद में आपको सिनॉप्सिस बनाना है। तो देखिए सिनॉप्सिस इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे अब जैसे कोई भी आपका वंश रहे, सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई वो कौन सी शताब्दी का था, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी। ये बेसिक फैक्ट होते हैं कि गुप्तों के सामंत थे, ताकि आपको क्या है, जो चीज़ें हैं वो वंश के बारे में पहले क्लियर हो जाए। जैसे आप उच्च कल्प वंश पढ़ो तो आपने बेसिक 7 से 8 ऐसे फैक्ट लिख लो, तो उससे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई इस वंश का जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसा है, मतलब इसका जो इतिहास है कैसा रहा है। तो आपको एकदम से क्लियरिटी आ जाती है। उसके बाद में इसकी राजधानी उच्च कल्पा सतना में थी, और इसके संस्थापक ओघदेव थे। अब आ जाते हैं, यही सब चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ पर लिख दी है, ठीक है, यही उच्च कल्प। और हाँ, आप ये यहाँ पे एक बेसिक फैक्ट ये लिख सकते हो कि जो परिव्राजक जो वंश है, इससे पहले जो हमने वंश करा था उसके पड़ोसी थे, क्योंकि वो भी लगभग पन्ना सतना में ही फैला हुआ था। अब आ जाते हैं जानकारी के स्रोत। देखिए अब यहाँ जानकारी के काफ़ी स्रोत दिए हैं, पर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे किस प्रकार से, जैसे जयनाथ, तो केवल आप एक बार लिख दो जयनाथ, इससे संबंधित कौन कौन से शिलालेख है, कारीतलई, खो और उचेहरा। उसके बाद में जो श्रवणनाथ है, इससे संबंधित कौन से हैं, तो ये सोहावल। अब देखिए जयनाथ और श्रवणनाथ के अगर अभिलेख मिल गए हैं तो भाई ये दोनों ही फेमस हैं, इनके बारे में 3 मार्कर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखिए सारे अभिलेख ये शिलालेख इन्हीं से संबंधित है, श्रवणनाथ और ये अपना श्रवणनाथ और जयनाथ, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे जो परिव्राजक जो वंश है वो हस्तिन की भी यहाँ पे जानकारी मिलती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, इसलिए जानकारी तो मिलेगी ही। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे। प्रमुख शासक हम देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक फ्रेमिंग बता दी, इसी के अकॉर्डिंग आप सारे शासक को कर लोगे। सबसे पहला जो ज्ञात शासक मिलता है वो मिलता है ओघदेव। अब यहाँ पे हमें ओघदेव को पढ़ना है, व्याघ्रदेव ये भी थोड़ा सा फेमस है, जयनाथ और श्रवणनाथ। अब देखिए इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम कैसे इनकी फ्रेमिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जो शासक आए उसको कैसे कंप्लीट करना है। भाई वो कौन है, शासनकाल कब से कब तक रहा, अगर उसका कोई उपनाम या उपाधि है तो वो लिखना है, प्रमुख जो कार्य है, या फिर यहाँ पे आप उपलब्धियाँ भी लिख सकते हो, और कुछ विशेष पॉइंट अगर और कुछ हो तो। उसके बाद में देखिए व्याघ्रदेव, ओघदेव, व्याघ्रदेव या व्याघ्रराज, जयनाथ और श्रवणनाथ, जिसको बोलते हैं सर्वनाथ। अब इनको मैंने सभी की एक ही फ्रेमिंग बना दी, इसी फ्रेमिंग में आपको सबको करना है। सबसे पहले आप यही लिखोगे सभी में, इनमें से चारों में से कोई भी आ जाए, उच्च कल्प वंश का शासक, जानकारी के स्रोत वही शिलालेख, खो अभिलेख आप बता दो, कारी तलाई बता दो क्योंकि सबसे संबंधित हैं वो, तो क्षेत्र इनका बता दो, उच्च कल्प सतना। उसके बाद में विशेष ये बता सकते हो कि सभी में ये लिख सकते हो कि गुप्तों के अधीन रहे हैं, परिव्राजक वंश के ये पड़ोसी रहे हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। व्याघ्रदेव को भी सेम इसी प्रकार से कर दो। और उसके बाद में हाँ, श्रवणनाथ के बारे में अगर आए तो आप लिख दो कि ये अंतिम शासक था। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये ज़्यादा बड़े वंश नहीं है, इसके बाद जो वंश आएंगे गुर्जर, प्रतिहार, उसके बाद में चंदेल, परमार, तो ये थोड़े बड़े बड़े वंश हैं ना, तो इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जैसे सामाजिक स्थिति में हमें पता ही है, सबसे पहले हम समाज के बारे में बताते हैं, स्त्रियों की दशा कैसी थी, भोजन कैसा था, विवाह पद्धतियाँ किस प्रकार की थी, ठीक है। और खान पान, तो बता ही दिया है, वस्त्र आभूषण वगैरह इस प्रकार की चीज़ें 4 से 5 पॉइंट में आप बता सकते हो। देखिए यही सब लिखा है। दयनीय थी। अब देखिए यहाँ आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि जैसे दयनीय अगर बोल दिया कि अगर प्राचीन काल में, मध्यकाल में अगर ऐसा बोल दिया है कि जो स्त्रियों की जो दशा है वो दयनीय थी, तो दयनीय मतलब क्या होता है कि भाई जो बाल विवाह है
वो वहाँ पे उसका प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, तभी दयनीय है। और जहाँ पे अगर ऐसा लिखा रहे कि भाई मतलब कि अच्छी स्थिति थी, तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो पढ़ने लिखने का अधिकार था, है ना, और यज्ञ क्रियाओं में भाग लिया करती थी महिलाएं। तो ये हमारी सोच के ऊपर रहता है कि भाई दयनीय थी, तो दयनीय में आप कोष्टक में इस प्रकार से बता सकते हो। जैसे एग्जाम में आप कैसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, स्त्रियों की दशा, ऐसा आप एरो लगा के फिर लिखोगे दयनीय, और कोष्टक में लिख दोगे बाल विवाह, सती प्रथा आदि, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे भी आप जैसे शाकाहारी में कंदमूल, और उसके बाद में जो आपको शाकाहारी चीज़ें लगती हैं वो। यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा समाज कैसा था, भाई 4 वर्णों में विभाजित था, तो 4 वर्ण आप लिख सकते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, अच्छा तरीका होता है, और आप कम चीज़ों में ज़्यादा, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें आप बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे आर्थिक स्थिति अगर पूछे तो आपको ऐसे लिखना है, कृषि कैसा था, पशुपालन कैसा था, वाणिज्य व्यापार कैसा था, उसके बाद में उद्योग धंधा कैसा था, राजस्व कैसा था, और उसके बाद में अन्य। देखिए अब यहाँ पे आपको कॉमन चलना है। कॉमन कैसा, आपको चलो ये नहीं पता कि भाई ये इसमें मैं क्या लिखूँ, दिमाग में नहीं आ रहा, पर आपको ये तो पता है ना, देखिए आपको ये तो पता है ना फ्रेमिंग, क्योंकि आपको तो अब जितने भी वंश आए, कोई भी आए, सब में यही सब चीज़ें लिखना है। जैसे मैंने समाज में भी बताया, समाज में भी वही, समाज कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, खान पान कैसा था, इस प्रकार की चीज़ें। तो आपको बस ये फ्रेमिंग पता होना चाहिए। तो आप कोई भी आए, अगर आपको नहीं आ रहा, तो आपको ये तो पता है ना, गुप्तों के सामंत रहें। अगर ये गुप्तों के सामंत रहें, गुप्तों के अधीन रहे, तो वही जो गुप्तों में जो प्रोसेस थी वही सब यहाँ रहे। तो गुप्त वंश को तो आप अच्छे से पढ़ोगे ही, क्योंकि आप मेन से देने जा रहे हो, तो भाई गुप्त वंश का तो पढ़ोगे। हो सकता है आप उच्च कल्प की आर्थिक स्थिति ना पढ़ो, पर आपको दिमाग में ये तो आ जाएगा ना कि भाई गुप्त वंश जैसी थी, तो गुप्त कहीं यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। हाँ, पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई इनकी सांस्कृतिक चीज़ें यहाँ नहीं लिख देना है। बाकी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार सब में एक जैसे ही रहा है लगभग। अब देखिए ये सब प्रश्न आपसे बन ही जाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। कार्य तलाई, शिलालेख, उसके बाद में सोहावल लेख, ठीक है। ये उच्च कल्प से संबंधित है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, विस्तार पूर्वक वर्णन है। जो आपने पूरा जो नोट्स बनाया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यही सब चीज़ें थी, इसमें ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे वंश थे। अब हमने ये छोटे छोटे जो वंश है वो सब हमने कर ली हैं। अब हमारे जो मेन वंश है, जो बड़े बड़े वंश हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। सेम इसी प्रोसेस में करेंगे, ज़्यादा बर्डन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आपको बनाना है। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बस अभी यहाँ पे फ्रेमिंग बना बना के रख रहा हूँ, ठीक है। फ्रेमिंग, क्योंकि हमें जैसे बाद में पता चलता है ना कि कुछ ये इस प्रकार का अच्छा पॉइंट भी ऐड किया जा सकता है, तो फ्रेमिंग। अब इसका क्या है, जैसे ये जैसे ही वंश हो जाएंगे तो 2 दिन में इसका नोट्स बना के, यानी सिनॉप्सिस बना के मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है। जैसे मान लो अभी आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नोट्स कैसे क्या बनाए, तो आप कुछ मत करो, इधर उधर देखो और अपने खुद से यहाँ पे आप समझो, और किस प्रकार से अच्छी फ्रेमिंग इसकी की जा सकती है। तो आप साइड में जैसे जैसे जो साइड में जगह रहती है, जैसे यहाँ जगह है ना, तो यहाँ ऐसे फ्रेम कर करके आप रख लो फ्रेमिंग हर टॉपिक की। हर सब्जेक्ट में आपको यही करना, सब उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको फ्रेम कर लेना किस किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग। जैसे कारण, प्रभाव, विशेषता, नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, मूल्यांकन, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें ऐसी फ्रेमिंग कर लेना चाहिए। उसके बाद में फिर नोट्स बनाना चाहिए, तो बहुत शॉर्ट बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।